जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर ये राष्ट्रवाद की आग भड़की कैसे? चलिए आज इस पूरी रोमांचक कहानी को एक साथ समझते हैं। तो आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां यूरोप में राष्ट्रवाद की चिंगारी सुलग रही थी। ये वो दौर था 1815 से 1871 का, जब एक तरफ पुरानी सोच, पुरानी परंपराएं थी और दूसरी तरफ थी नई क्रांति। समझिए, ये एक महासंग्राम था। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा को हम 4 ऐतिहासिक चरणों में बांटकर समझ सकते हैं। हमारी चर्चा का रोडमैप भी यही रहेगा। पहला है गुप्त ज्वाला, मतलब जहां ये विचार धीरे धीरे पनप रहे थे। दूसरा, क्रांतियों का युग, जब विद्रोह की आग भड़क उठी। तीसरा, उदारवादियों का स्वप्न, मतलब एक राष्ट्र बनाने की कोशिश। और आखिर में लॉ और रक्त का दौर, जिसने जर्मनी और इटली जैसे देशों को एक कर दिया। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं। गुप्त ज्वाला। ये वो समय था जब 1815 के बाद जो रूढ़िवादी ताकतें थीं, वो हर उस आवाज को दबाने में लगी थीं जो आजादी और एक राष्ट्र की बात करती थी। अब ये जो तस्वीर है ना, ये 1820s का एक व्यंग्य चित्र है। इसका नाम है थिंकर्स क्लब, और ये उस दौर के माहौल को क्या खूब दिखाती है। आप देखिए, लोगों के मुंह पर पट्टी बंधी है। इसका मतलब साफ है कि जो रूढ़िवादी सरकारें थीं, उन्होंने विचारों पर एक तरह का पहरा बिठा दिया था। सेंसरशिप लगा दी थी ताकि कोई भी राष्ट्रवादी विचार पनप ही न सके। और जरा सोचिए, उस दौर की बेचैनी को ये लाइन क्या खूब दिखाती है। इसी कार्टून का ये सवाल है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा? इससे पता चलता है कि उस समय के बुद्धिजीवी अपनी आजादी के लिए किस कदर तड़प रहे थे। तो दमन के इस माहौल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। 1815 के बाद जो दमन का डर था, उसने उदारवादी राष्ट्रवादियों को छिपने पर मजबूर कर दिया। अब राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना सिर्फ एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं रह गया था, बल्कि ये आज़ादी के संघर्ष का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। और इसी भूमिगत आंदोलन के एक महानायक थे ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। इनका जन्म 1807 में जनोआ में हुआ था। शुरुआत में ये कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन के सदस्य बने और बाद में इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन भी बनाए। उनका पक्का मानना था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाइयां हैं। उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि रूढ़िवादी लोग उनसे डरते थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने तो उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हम दूसरे चरण में आ गए हैं, क्रांतियों का युग। ये वो दौर था जब वो जो गुप्त ज्वाला थी, वो अब पूरे यूरोप में विद्रोह की आग बनकर फैल गई। अच्छा, तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? एक बार फिर फ्रांस से। जुलाई 1830 में हुआ ये कि रूढ़िवादी बुर्बों राजाओं को उखाड़ फेंका गया और उनकी जगह लुई फिलिप के नेतृत्व में एक संवैधानिक राजतंत्र बना। अब इस घटना का असर इतना जबरदस्त था कि ड्यूक मेटरनिक को कहना पड़ा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में जो होता है उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आपको बता दें कि यूनान 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो 1821 में आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ और इसे पूरे यूरोप से समर्थन मिला। क्यों? क्योंकि लोग यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना मानते थे। मशहूर कवि लॉर्ड बायरन तो खुद युद्ध में लड़ने चले गए थे। खैर, आखिरकार 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इन क्रांतियों के पीछे सिर्फ राष्ट्रवादी विचार नहीं थे। भूख, गरीबी, कठिनाइयां और जनविद्रोह की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। मिसाल के तौर पे 1848 में पेरिस में बेरोजगारी से तंग आकर जनता सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद गणतंत्र की घोषणा हुई। इसी तरह 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। राष्ट्रवाद को जगाने के लिए भाषा और लोक कथाओं को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे जर्मनी में ग्रिम बंधुओं ने लोक कथाएं इकट्ठी कीं ताकि एक जर्मन पहचान बनाई जा सके। ठीक वैसे ही जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा किया तो वहां पोलिश भाषा राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अब हम पहुंच गए हैं 1848 के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर जहां उदारवादियों ने क्रांति की कमान संभाली। ये वो समय था जब पढ़े लिखे मध्यवर्ग ने एक संगठित संवैधानिक राष्ट्र राज्य के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की।
तो हुआ ये कि 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए और एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान बनाया। उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश भी की, लेकिन राजा ने इसे ठुकरा दिया और तो और सेना बुलाकर संसद को ही भंग कर दिया। इस तरह उदारवादियों का ये सपना अधूरा रह गया। इस क्रांति में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम थी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इन सब के बावजूद जब फ्रैंकफर्ट संसद बनी तो उन्हें सिर्फ दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, वोट देने का अधिकार तक नहीं दिया गया। जब उदारवादी असफल हो गए तो राष्ट्रवाद का नेतृत्व रूढ़िवादी ताकतों ने अपने हाथ में ले लिया। और अब हम कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर हैं, जर्मनी का एकीकरण, लौह और रक्त। इस चरण के मुख्य वास्तुकार थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। 1848 के बाद राष्ट्रवाद का नेतृत्व रूढ़िवादियों के हाथ में आ गया था। बिस्मार्क ने लौह और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। उन्होंने नौकरशाही और प्रशा की ताकतवर सेना की मदद से सिर्फ 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध जीते और इसी ने जर्मन एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया। और ये था इस कहानी का क्लाइमैक्स। 18 जनवरी 1871 वर्साय का शानदार शीश महल। यहीं पर प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। इस नए राज्य ने आते ही मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र की असली नींव बना। चलिए अब जरा परीक्षा के लिए कुछ जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। ये सेक्शन तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो इन 3 सवालों पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला, रोमानियत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में कैसे योगदान दिया? दूसरा सवाल, 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद क्यों असफल हुई और इसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी? और तीसरा, बिस्मार्क की कूटनीति का विश्लेषण करें। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा या एमसीक्यूज के लिए कुछ सीधे सीधे तथ्यों पर। इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए। कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई, जिससे यूनान को आज़ादी मिली। मेटरनिख का वो मशहूर कथन, जब फ्रांस छींकता है, ये जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में था। यंग इटली मार्सेई में स्थापित हुआ और संस्थापक थे मैत्सनी। सिलेशिया बुनकर विद्रोह 1845 में हुआ था। और जर्मन एकीकरण के वास्तुकार कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। और आखिर में एक क्विक रिवीजन के लिए टाइमलाइन। 1815 वियना संधि और रूढ़िवादी व्यवस्था। 1821 यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 1830 फ्रांस में जुलाई क्रांति। 1848 फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा और फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक। और 1871 वर्साय में जर्मन साम्राज्य की उद्घोषणा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि यूरोप के इन संघर्षों ने ही आज के आधुनिक, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक विश्व की नींव रखी है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि ये विचारों के टकराने की कहानी है। अपनी तैयारी पूरी लगन से करते रहिए, जीत जरूर होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और